स्टार्ट करते हैं अपन। बुक नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स, यूनिट नंबर 2 मनी एंड बैंकिंग, चैप्टर नंबर 5 मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी से। ठीक है, अब जैसे मैंने बता दिया था वैसे तो पहले भी, लेकिन फिर भी बताता हूँ एक बार कि जो भी स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हें नोट डाउन करना है, और जो मैं फाइल अटैच करके तुम्हें भेजूंगा वो तुम्हें लिखनी नहीं है, वो तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले लिख दो हेडिंग यूनिट 2 चैप्टर नंबर 5 मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। अब इस स्लाइड में तुम जो कुछ भी देखोगे ना वो बेसिकली टॉपिक्स हैं जो अपन पूरे चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको तुम्हें अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम चैप्टर के एंड में अगर फ्लो चार्ट बनाते हो तो तुम लिख सकते हो। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, उसके बाद ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी, जैसे इंसान बंदर से आया था वैसे पैसे कहाँ से आया था। फिर फॉर्म्स मतलब कि टाइप्स ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम अगर तुमने इसका नाम सुना हो पहले 9th-10th क्लास में, गुड्स लेना गुड्स देना, उसके ड्रॉबैक्स, और मनी ने कैसे बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स को अपने फंक्शन से रिप्लेस करा, मतलब बार्टर सिस्टम की कौन सी ऐसी कमजोरियां थी जो मनी की ताकत बन गई, वो अपन पढ़ेंगे। और लास्ट में जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अदर देन बार्टर सिस्टम, वो है तुम्हारा सप्लाई ऑफ मनी, मतलब ये बेसिकली मेजरमेंट ऑफ मनी है कि पैसा कितना है आज के टाइम पे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, ये अपन मेजर करते हैं इससे। ठीक है, अब सबसे पहला टॉपिक आता है तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, कि मनी होता क्या है। अपन को सबको पता है कि हर एक इंसान दुनिया में जो भी है वो अल्टीमेटली काम किसके लिए कर रहा है, पैसे के लिए, मनी के लिए। हर इंसान चाहता है कि वो फाइनेंशियली खुद को सेटिस्फाई कर सके, जो कि वो हालांकि कभी भी नहीं कर पाता, मरते दम तक कोई भी सेटिस्फाइड खुद से नहीं होता है। ठीक है, अब किसी बड़े ज्ञानी ने बहुत ईजी तरीके से बोल दिया, मनी इज व्हाट इट डज, पैसा वो है जो वो काम करता है। वो क्या काम करता है, यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली 5 काम करता है। सबसे पहला और सबसे मेन जो मनी का काम है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पे एक्सचेंज का मतलब समझना, एक्सचेंज का मतलब होता है सेल एंड परचेज। तुम कोई सी भी चीज़ मार्केट में जाते हो, खरीदते हो, तो किसके अगेंस्ट में खरीदते हो, मनी के अगेंस्ट में। और अगर तुम एज अ प्रोड्यूसर हो तो किसके अगेंस्ट में बेचोगे, मनी के अगेंस्ट में। ठीक है, तो सबसे मेन काम इसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा होता है इसका मेजर ऑफ वैल्यू, कि अपन कोई सी भी चीज़ बेचें या खरीदें ज़रूरी नहीं है। अगर जो लड़कियां हैं यहाँ पे वो अच्छे से जान पाएगी, तुम जो बार्गेनिंग करते हो, तुम जो 4 घंटे शॉपिंग करते हो बदले में एक लिपस्टिक खरीद के लाते हो, वो बेसिकली कहलाता है मेजर ऑफ वैल्यू, कि तुम किसी भी चीज़ को वैल्यूएट कर सकते हो किसकी टर्म्स में, मनी की टर्म्स में। भैया ये कितने का दिया, 50 रुपये का, ये कितने का दिया, 5 लाख का। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरी चीज़ आती है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स। तुम बैंक के बारे में नाम तो सुना होगा, SBI, HDFC, एक्सिस बैंक। तो इसमें अपन सिर्फ अपने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करता है ये बैंक, ये बदले में दूसरों को लोन भी देता है। लोन फैसिलिटीज पता है ना, तुम गाड़ियाँ खरीदते हो, तुम घर बनाते हो, तुम बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उसके लिए लोन चाहिए होता है। लोन होता क्या है, बेसिकली तुम्हें एक साथ एक सम अमाउंट दे दिया जाता है और बदले में तुम उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चुकाते रहते हो। तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, कि तुम जो रीपेमेंट ऑफ लोन करते हो वो किस में करते हो, मनी में। तीसरी चीज़ आती है स्टोरेज ऑफ वैल्यू। अब किसी भी गुड्स को स्टोर करने में बहुत डिफिकल्टीज आती है, उसकी जगह अगर तुम पैसे को स्टोर कर लोगे तो वो दिखेगा भी नहीं, मतलब तुमने बैंक में 10 करोड़ रुपए रख रखे हैं तो वो सिर्फ स्टेटमेंट में शो होगा 7 जीरो के साथ, 8 जीरो के साथ। फिर लास्ट आता है तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब जैसे तुम नेक्स्ट ईयर कॉलेज जाओगे, तुम्हें मनी की जरूरत पड़ेगी, तुम अर्न करोगे नहीं उस टाइम पे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्यार के नाम पे 10,000, 15,000, 20,000 रुपये जो भेजते रहेंगे हर मंथ के, तो वो सारा क्या कहलाएगा, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब उसमें गुड्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें वहाँ पे सपोज करो लैपटॉप खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, तो तुम यहाँ से वो लैपटॉप या कंप्यूटर भेजें ये ज़रूरी नहीं है, वो मनी ट्रांसफ़र कर देंगे, वो भी ऑनलाइन, दिखेगा भी नहीं तुम्हारे। तुम अपने बैंक से अपने अकाउंट से उस मनी को विड्रॉ करा सकते हो और बदले में कोई सी भी चीज़ खरीद सकते हो। ठीक है, तो मनी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, मनी इज़ व्हाट इट डज, दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच सर्व्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी चीज़ को बेचना हो खरीदना, मेजर ऑफ वैल्यू, कुछ भी चीज़ को मेजर करना, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, अभी लोन लेना लेकिन बाद में रीपेमेंट करना इन टर्म्स ऑफ मनी, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, एंड लास्ट ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब ये जो चीज़ दी हुई है ना सामने तुम्हारी स्क्रीन में दिख रही है, इसको तुम्हें लिखना है। अब कैसे लिखना है ये पूरा तुम्हारे ऊपर है, ये सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझने के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, जो तुम्हारे एग्जाम्स में काम आएगा। अब तुम ये देखोगे, ये तुम्हें जो मैंने PDF भेजी होगी उसका स्क्रीनशॉट है, ये तुम्हें मिल जाएगा। मनी इज व्हाट इट डज, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच सर्व्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं अब तुम्हारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। ओरिजिन ऑफ मनी अलग है। ओरिजिन ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ कि इंसान ऐसे कौन से धर्म संकट में फंस गया था कि उसको मनी को आविष्कार करने की जरूरत पड़ी। ठीक है,
फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा इवोल्यूशन ऑफ मनी। ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया था। इवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ, जैसे अपन इंसान थे, इंसान मतलब पहले जैसे वानर थे, उसके बाद आदि मानव बने, उसके बाद मानव बने। हालांकि कुछ लोग अभी भी जानवर हैं, लेकिन हाँ ठीक है तो इंसान के रूप में। वैसे ही मनी का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, उसके बाद मेटेलिक मनी जो राजा महाराजाओं के टाइम पे चलता आ रहा था। उसके बाद ये दोनों जो लास्ट के हैं ये है अभी फिलहाल चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ओरिजिन ऑफ मनी। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इस चेहरे को कौन कौन पहचानता है। जो पहचानता है वो बहुत बढ़िया बात है, जो नहीं पहचानता है वो थोड़ा सा पानी लो और डूब मरो। मैं बता दूं एक बार, नाम है इसका जेफ बेजोस, काम करता है अमेजन के सीईओ के तौर पे, मतलब बेसिकली अमेजन का मालिक यही है, फाउंडर भी यही है, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल क्यों लिया, ये फिलहाल दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। ये इतना अमीर है कि इसका रिसेंटली अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हुआ है, उसमें ये अपनी 1/3 संपत्ति ऑलमोस्ट खो चुका है उनके लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन तब भी ये दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, ठीक है। इसमें यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी है कि ये क्या चीज़ नहीं करता, लेकिन फिर भी इसके पास क्या क्या है। अब ये फार्मिंग खेती बाड़ी नहीं करता, लेकिन अच्छा खाना खाता ही है। ये कपड़े प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन तब भी अच्छे कपड़े पहनता ही है। ये कार मैन्युफैक्चर नहीं करता है, तब भी बहुत शानदार कार में घूमता ही है, ठीक है। अब तुम ये बोलोगे सर जी यार ये तो पता ही है हमको मनी की मदद से। अब वो तो मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाओ, थोड़ा सा ये चीज़ सोचो कि जब ये मनी नहीं था तब क्या हुआ करता था, और मनी की ज़रूरत अपन को पड़ी तो पड़ी क्यों, ठीक है। इसीलिए ये ड्रामा क्रिएट किया गया बेसिकली। तो ये जो तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे जैसा तो नहीं, ईगो हट हो जाएगा वरना। राम ले लेते हैं इसको, ये पूछता है कैसे। अब ये जो मेरे जैसा है, श्याम ले लेते हैं इसको, हालांकि मैं इतना हंसता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। ये बोलता है विद द हेल्प ऑफ मनी। ये ध्यान रखना वर्ड, यहाँ पे मैंने टर्म यूज करी है विद द हेल्प ऑफ मनी। ये जो हेल्प है ना, इसकी बहुत हेल्प मिलेगी अभी आगे। और फिर ये संकट में पड़ जाता है, भाई साहब कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, इसलिए देखना भी क्या क्या सोच लेता है कि वो खा नहीं सकता, वो पहन नहीं सकता, वो ड्राइव नहीं कर सकता। किसको किसको? मनी को। ये श्याम जी, राम जी क्या सोच रहे हैं कि ये खा पहन और ड्राइव कर सकता है मनी को। तुम एक चीज़ मुझे बताओ, मनी का, पैसे का डायरेक्ट कंजप्शन पॉसिबल है क्या? नहीं है क्या? नहीं है ना। मतलब सपोज कर लो कि तुम्हें मैंने एक कमरे में लॉक कर दिया, ₹10 करोड़ देकर, ठीक है, कैश में, वो भी 1 साल के लिए। क्या कर लोगे तुम? नहीं कर क्या लोगे? कुछ कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब ये कि मनी का डायरेक्ट कंजप्शन पॉसिबल नहीं है, तब भी ये सारी चीज़ें कर पाता है। कौन? जेफ बेजोस। खा पाता है, पहन पाता है और गाड़ी चला पाता है अच्छी खासी। कैसे? वो फिर ये पूछता है, फिर ये बताता है श्याम जी कि मैंने कहा था विद द हेल्प ऑफ मनी। अब दोनों स्लाइड में फ़र्क पता पड़ रहा है तुम्हें? इसमें लिखा हुआ है मनी और इसमें लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ मनी। वापस से देख लो, दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग है, दिखने में सेम दिख रही है, सिर्फ वर्ड के डिफरेंस है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों आया, कैसे आया, वो भी देखना। इससे क्या पता पड़ता है कि तुम इंसान, भले ही संसार के, ब्रह्मांड के, दुनिया के कितने भी अमीर या सबसे अमीर इंसान क्यों ना हो, तुम वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हो क्या जिनकी तुम्हें ज़रूरत है। वापस से इस स्टेटमेंट को सुनना, तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान ही क्यों ना हो, तुम वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हो क्या? प्रोड्यूस मतलब बना सकते हो क्या जिसकी तुमको ज़रूरत है? नहीं। तुम क्या बना सकते हो जिसमें तुम्हारा स्पेशलाइजेशन है? तुम क्या काम करते हो जिसमें तुम्हारा स्पेशलाइजेशन है? उससे तुम क्या अर्न करते हो? मनी। और उस मनी की मदद से तुम कहाँ जाते हो? मार्केट में। उससे तुम क्या खरीदते हो? वो चीज़ें जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। इसी सेलिंग और परचेजिंग को अपन बोलते हैं क्या? एक्सचेंज, ठीक है। अ पर्सन परचेज एंड सेल, कुछ चीज़ें वो खरीदता है जो उसके पास नहीं होती, या वो जो चीज़ें नहीं बना सकता, और कुछ चीज़ें वो बेचता है जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। इसी चीज़ को बोलते हैं अपन एक्सचेंज। ये तुम्हें मैंने बता दिया था पहले, इसीलिए मनी आया। अब मनी क्यों आया? सिंपल, बेसिक, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम को करने के लिए, दैट इज़ इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। आया इतना समझ में? अब ये तीनों स्लाइड्स जो हैं ये तुम्हें करनी है, लिखनी है
फोटोज तो तुम नहीं बना सकते ऑब्वियसली बात है, तो तुम बस उसका नाम लिख सकते हो, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन या जेफ बेजोस, जो भी तुम्हारा मन करे, जैसे भी तुम्हें बनाना है कार्टून तरीके से, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे तुम लिख सकते हो। तुम्हारा जो रजिस्टर है, तुम नोट्स ऐसे बनाओ कि तुम्हारे अलावा किसी और को समझ में ही नहीं आए। नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि पूरी रामायण तुमने लिख दी, महाभारत तुमने लिख दी, नहीं। नोट्स का मतलब होता है कि नॉर्मल शॉर्ट एंड स्वीट, कि तुम 1 घंटे में 2 घंटे में पूरी बुक को रिवाइज कर सको, ठीक है। तो वैसे नोट्स बना लेना। ये जो स्क्रीनशॉट है ये वापस से बुक का है, ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखना इधर वापस से, फर्स्ट लाइन में यही बताया है कि इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी स्मार्ट इंटेलिजेंट वगैरह कुछ क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकता जिसकी उसको ज़रूरत है। इसलिए उसको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और वो क्या होता है, एक्सचेंज। मतलब उसको वो कुछ ना कुछ खरीदता है, कुछ ना कुछ बेचता है। तो इस एक्सचेंज के लिए अपन को किसकी ज़रूरत पड़ी, मनी की, इसीलिए अपन ने उसको बनाया। और उसका टाइप, मनी के टाइप्स चेंज होते गए, जिसको अपन ने नाम दिया इवोल्यूशन ऑफ मनी। पहले क्या था, अब क्या है, फिर क्या होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब तुम्हारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ मनी। ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी का सेकंड पार्ट है, हाँ, कोई नया टॉपिक नहीं है। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें अपन बार्टर सिस्टम को। एक बार स्लाइड देख लो, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ। गेहूँ है, चावल है, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और तीनों के तीनों एक से रिलेट होते हैं। सोचो किससे होंगे, एक्सचेंज से, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना कि बार्टर सिस्टम जो है वो मनी का पहला काइंड है क्या, नहीं। बार्टर सिस्टम किसका पहला काइंड था, एक्सचेंज का। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने लास्ट टॉपिक में भी एक चीज़ बताई थी कि इंसान चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो सारे गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है क्या जिसकी उसको ज़रूरत है। वापस से सुनो, एक इंसान चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकता है क्या जिसकी उसको ज़रूरत है, नहीं। इसलिए उसको कुछ चीज़ों को बेचना पड़ता है और कुछ चीज़ों को खरीदना पड़ता है, ठीक है। आज के टाइम पे अपन ये चीज़ कर पाते हैं किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ मनी, ठीक है। उसी को मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। एक एग्जांपल देता हूँ, कहानी है बेसिकली ये छोटी सी, ठीक है। तो इसको ढंग से सुनना। एक फार्मर है जिसका नाम है ए, दूसरा फार्मर है जिसका नाम है बी। अब ए फार्मर किसको प्रोड्यूस कर रहा है, गेहूं को। बी फार्मर किसको प्रोड्यूस कर रहा है, चावल को। आज के टाइम पे अगर अपन देखें तो ये दोनों अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद कहाँ जाएंगे, मार्केट में, होलसेल मार्केट में, जहाँ पे ये अपने गुड्स को क्या करेंगे, बेचेंगे, ठीक है। बदले में इनको क्या मिलेंगे, रुपए, और उस रुपए से ये उस मार्केट में जाएंगे जहाँ पे ये गुड्स को खरीद सकते हैं। मतलब ए जो फार्मर है वो अपने गेहूं को बेच के क्या लेगा, रुपए, और बी फार्मर अपने चावल को बेच के क्या लेगा, रुपए। फिर ये दोनों फार्मर्स कहाँ पे जाएंगे, एज अ कंज्यूमर मार्केट में क्या लेकर जाएंगे, रुपए लेकर। और ए फार्मर क्या लाएगा, ए फार्मर क्या लाएगा, गेहूं खरीद के लाएगा या चावल, चावल, ठीक है। बी फार्मर क्या खरीद के लाएगा, गेहूं। अब यहाँ पे दोनों टाइम में मतलब सेलिंग के टाइम पे भी और परचेसिंग के टाइम पे भी अपन ने किसको यूज करा, मनी। अगर ये मनी जैसी कोई चीज ना हो तो ये दोनों मार्केट में जाके क्या करेंगे बेटा, कुछ भी नहीं ना। तो इसीलिए मार्केट जैसी कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी बार्टर सिस्टम में। एक इंसान गेहूं वाला किसको ढूंढेगा, उस इंसान को जिसके पास चावल हो और जो गेहूं खरीदने को तैयार हो। तो मतलब कहने का मतलब ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आते थे, किसके लिए, एक्सचेंज के लिए, ठीक है। और क्या एक्सचेंज करते थे, गुड्स। इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। आया समझ में। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, देयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। कोई भी कॉमन इंस्ट्रूमेंट होता था क्या, किसके लिए, एक्सचेंज के लिए, नहीं। जैसे आज के टाइम पे कौन है, मनी। पॉसिबल बट लिमिटेड, एक्सचेंज पॉसिबल तो हो पाया, अगर किस्मत से ऐसे इंसान मिल गए एक दूसरे को तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं मिले तो इसीलिए कहा गया कि बार्टर सिस्टम पॉसिबल तो कर पाया एक्सचेंज को, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या कर दिया इसने, लिमिटेड। एक्सचेंज बहुत ज़्यादा कम होने लग गया, ठीक है। हुआ क्लियर ये टॉपिक। बार्टर सिस्टम का मतलब वापस से बता देता हूँ, वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। किसके लिए, एक्सचेंज के लिए। कोई सा भी कॉमन इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था एक्सचेंज करने के लिए, इसीलिए एक्सचेंज पॉसिबल तो हो पाया लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया। मतलब बेचना और खरीदना पॉसिबल तो हो पाया लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में वापस से वही चीज़ है जो मैंने तुम्हें बताई थी, तुम्हारी बुक का स्नैपचैट स्क्रीनशॉट, जो भी तुम बोलो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा मेटेलिक मनी। तुमने राजा महाराजों की टाइम की कहानी सुनी होगी ना, अकबर बीरबल की।
तो उसमें अपन ये बोलते थे क्या, मतलब जैसे अकबर बिरबल कोई अच्छा काम करता था तो अकबर ये बोलता था कि तुम्हें 1 लाख रुपए इनाम में दिए जाते हैं या तुम्हें 10,000 रुपये इनाम में दिया जाता है? नहीं ना, उस टाइम पे क्या बोलते थे, 100 सोने के सिक्के, 10 सोने के सिक्के, 1000 सोने के सिक्के। तो वो ऐसा क्यों बोलते थे? गेस करो जब तक कि ये स्लाइड मैं चला देता हूँ। ठीक है, अब इधर समझना कि जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ता गया, बार्टर सिस्टम की एफिशिएंसी कम होती गई। इंसान को पता पड़ने लग गया कि भैया ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे अगर इंसानों को ढूंढते रह जाएंगे कि जिसके पास गेहूं है और उसको चावल खरीदना है और वो रेडी भी हो जाए और क्वालिटी भी अपन को पसंद आ जाए, तो बहुत ज़्यादा माथा पच्ची रहा करती थी। इसलिए क्या इन्वेंट किया गया, मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी मतलब सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के, जो कि राजा महाराजाओं के टाइम पे चला करते थे, आज के टाइम पे नहीं चलते हैं। ठीक है, ये था तुम्हारा फर्स्ट काइंड ऑफ मनी। जो बार्टर सिस्टम था वो क्या था, काइंड ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट काइंड ऑफ मनी वाज मेटेलिक मनी। हुआ क्लियर ये? इसमें क्या होता था, अभी अगर तुम अभी के सिक्के और ये सोने के सिक्के को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसमें बस एक बेसिक सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस है, और वो ये कि जैसे सपोज करो आज का जो 10 रुपए का सिक्का है, ढंग से सुनना इस चीज़ को, 10 रुपए का जो सिक्का है उस पर 10 रुपए लिखे हुए हैं। ठीक है, इसलिए तुम उससे 10 रुपए के कुरकुरे या 10 रुपए की पेप्सी कोला वाली पेप्सी, ठीक है, वो तुम खरीद पाते हो। लेकिन अगर 10 रुपए जो लिखे हुए उसको हटा दो तो उस मेटल की वैल्यू, एलॉय मेटल की वैल्यू 10 रुपए की है क्या? नहीं। लेकिन उस टाइम पे जो सोने के सिक्के चला करते थे उनकी वैल्यू उतनी ही होती थी जितने का वो बना हुआ है, जो कि आज के टाइम पे चलता है क्या? नहीं। ठीक है, ये किससे बेटर था? मेटेलिक मनी किस चीज से बेटर था? बार्टर सिस्टम से। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हें कोई ऐसे इंसानों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली मार्केट में जाके सोने के सिक्के के अगेंस्ट में एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये किससे बेटर नहीं था? आज के टाइम के मनी से, राइट? ये चीज दी हुई है विद प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ता गया, बार्टर सिस्टम घटता गया, उसकी वैल्यू कम होती गई, इनएफिशिएंट होता गया, इसलिए विच रिजल्ट्स इन द इन्वेंशन ऑफ मेटेलिक मनी। इसीलिए मेटेलिक मनी को अपन ने निकाला। ठीक है, वापस से ये चीज़ तुम्हें नहीं लिखनी है। फिर थर्ड और फोर्थ जो है वो आज के टाइम पे भी चलते हैं तुम्हारे। इसमें आते हैं तुम्हारे सारे सिक्के, इंडिया के कंपेरेटिवली बता रहा हूँ मैं ये, और सारे नोट्स। ठीक है, अब तुम्हें इजीली पता पड़ रहा होगा कि इसमें इन सिक्कों में और उन सिक्कों में क्या डिफरेंस है। इनमें 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये लिखे हुए हैं, लेकिन ना ही इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी होती है और ना ही इस मेटल की, एलॉय मेटल की वैल्यू उतनी होती है जो कि उन सोनों के सिक्कों की हुआ करती थी। इसीलिए बोला गया है कि सोने के और चांदी के सिक्के जो होते हैं वो दिखने में तो बढ़िया होते हैं, लेकिन डेंजरस बहुत होते थे कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह। तुम्हें 10 करोड़ रुपए के अगर सोने के सिक्के कैरी करना है तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाओगे और पहले उड़ा दिए जाओगे। ठीक है, लेकिन उसके कंपेरेटिवली तो नोट्स और कॉइन्स ज़्यादा ईजी होते हैं कैरी करने में, इसीलिए इन्वेंट करा गया इनको। और इसको हर कंट्री में कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल बैंक। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि हर कंट्री का सेंट्रल बैंक का नाम अलग अलग होता है। इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम SBI नहीं है, RBI है। ये 12th क्लास के कॉमर्स स्टूडेंट से अज्यूम किया जाता है कि इतना तो पता ही होगा। ठीक है, और ये सिर्फ इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है RBI। हर कंट्री के सेंट्रल बैंक का नाम RBI नहीं होता है, लेकिन हर कंट्री में जो मनी रेगुलेट करता है वो सेंट्रल बैंक ही करता है। ठीक है, हर कंट्री में अलग अलग होता है, लाइक इंडिया RBI। वापस ये चीज दी हुई है, पढ़ लेना है इसको। अब जैसे सपोज करो इट इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लाइक RBI इन इंडिया। अब तुमसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन रेगुलेट करता है सारी करेंसी को। ठीक है, नॉर्मली इन इंडिया नहीं लिखा हुआ है, तो उसमें तुम्हारा आंसर होगा सेंट्रल बैंक। फिर लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल लाइक RBI इन इंडिया। अगर तुमसे इंडिया में ही पूछा है तो फिर तुम लिखोगे RBI। ठीक है, अगर तुमने डायरेक्टली RBI लिख दिया और मैंने पूछा है कि कौन रेगुलेट करता है तो तुम्हारा वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट आता है तुम्हारा प्लास्टिक मनी एंड क्रेडिट मनी। अब यहाँ पर क्रेडिट का अकाउंटिंग टर्म्स में मतलब अलग होता है और यहाँ पे मतलब अलग होता है। ठीक है, क्रेडिट का मतलब इकोनॉमिक्स में बेसिकली होता है तुम्हारा लोन। ठीक है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दो अलग अलग कार्ड से, दो अलग अलग टाइप के, दोनों को मैं समझाता हूँ। डेबिट कार्ड का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपये रखे हुए हैं, तो तुम कितने का
एक्सपेंडिचर, कितने का खर्चा कर सकते हो, 10,000 रुपए का, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में तुम्हारे 10,000 रुपए रखे हुए नहीं है, लेकिन तुम्हें बैंक ने लिमिट दे रखी है कि तुम 10,000 रुपए तक का खर्चा कर लो, जितने का भी खर्चा करोगे 10,000 रुपए या उससे कम का, उतने का तुम्हें रिपेमेंट करना हो, राइट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। बेसिकली दोनों प्रीपेड और पोस्ट पेड, तुम मोबाइल से ज़्यादा इजीली समझ सकते हो रिचार्ज से। अभी तुम बेसिकली प्रीपेड यूज करते होगे, वो होता है तुम्हारा डेबिट कार्ड। पोस्ट पेड का मतलब होता है क्रेडिट कार्ड, कि तुमने खर्चा कर लिया और उसके बाद तुमने पेमेंट करा, ठीक है। जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं ना, तो वो पोस्ट पेड है। और जो तुम मोबाइल बिल पे करते हो, बेसिकली अपन प्रीपेड ही रिचार्ज कराते हैं, कि पहले अपन पैसे जमा करा देते हैं, उसके बाद अपन खर्चा करते हैं, राइट। तो ये आज के टाइम पे चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, थर्ड वाला तो चल ही रहा है, तुम्हें पता होगा, और ये भी चल रहा है। ये उससे भी ज़्यादा सेफ होता है, सिक्योर होता है, डेंजरस बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। और आज के टाइम पे जो नया एक और चल रहा है, वो चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मनी। तुम सुनते होंगे पेटीएम करो, गूगल पे, यूपीआई, भीम, तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल हो पाई है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। इसमें कोई भी फिजिकल करेंसी यूज़ नहीं होती है इसमें, जबकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की भी तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी। इसमें सिर्फ क्या यूज़ किया जाता है, बैंकिंग एंट्रीज। मतलब कि मैंने तुम्हें अगर 100 रुपये दिए हैं, तो मेरे अकाउंट से 100 रुपये डेबिट हो जाएंगे, कट जाएंगे, और तुम्हारे अकाउंट में 100 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे, आ जाएंगे। आया टॉपिक समझ में? अपन वापस से पढ़ते हैं, एक बार वापस से बता देता हूँ मैं। इवोल्यूशन ऑफ मनी में सबसे पहले आया था तुम्हारा बार्टर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आया था तुम्हारा मेटेलिक मनी, उसके बाद आया था करेंसी नोट्स, और लास्ट में आया तुम्हारा प्लास्टिक मनी। बार्टर सिस्टम में कोई सा भी मनी जैसी कोई चीज़ थी नहीं, उसमें डायरेक्टली गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। दूसरा आया था मेटेलिक मनी, उसमें आज के टाइम के जैसे जो सिक्के और नोट्स हैं या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, वो नहीं हुआ करते थे। वो राजा महाराजाओं के टाइम पे चलते थे, मुगल एम्परर उनके टाइम पे चलते थे, अकबर बिरबल के टाइम पे चलते थे। उसमें सोने के, चांदी के सिक्के यूज़ किए जाते थे, ठीक है। थर्ड आया था तुम्हारा जो आज के टाइम पे चल भी रहा है, सारे नोट्स और सारी करेंसी, सारे नोट्स और सारे कॉइन्स, ठीक है। जिसको कौन रेगुलेट करता है, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक, इंडिया का जैसे है आरबीआई। और लास्ट और फाइनली आया तुम्हारा डेबिट कार्ड, प्लास्टिक मनी और क्रेडिट मनी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स आज के टाइम पे और ज़्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है सेकंड टॉपिक, दैट इज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। ये पूरा वापस से पढ़ लेना, फिर अपन थर्ड टॉपिक पर आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब तुम्हारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, और इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक यानी कि फॉर्म्स ऑफ मनी। दो टाइप्स के फॉर्म्स ऑफ मनी होते हैं। सबसे पहला होता है फिएट एंड फिड्यूशियरी मनी, दूसरा होता है तुम्हारा फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। यहाँ पे एक चीज़ समझना कि ये जो पहला फॉर्म है फिएट एंड फिड्यूशियरी मनी, ये एक ही है, ठीक है। दूसरा जो है वो है फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। ये चार अलग अलग नहीं है। कहने का मतलब ये, जो अपन फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, जब फिएट एंड फिड्यूशियरी पढ़ेंगे, तो अपन सिर्फ इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, और जब सेकंड पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे फुल बॉडीड और क्रेडिट मनी के बीच में डिफरेंस। ये चीज़ याद रखना, ये चार फॉर्म्स ऑफ मनी नहीं है, ये सिर्फ दो फॉर्म्स ऑफ मनी है। अब बढ़ते हैं तुम्हारे पहले फॉर्म्स ऑफ मनी पर, जो है तुम्हारा फिएट एंड फिड्यूशियरी मनी। एक बार स्लाइड चलने दो, फिर समझाता हूँ। ठीक है, अब देखना, पहले तो एक चीज रिवाइंड कर लो जो मैंने तुम्हें लास्ट टॉपिक में बताई थी। क्या बताया था कि हर कंट्री का एक होता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। वैसे इंडिया में भी सेंट्रल बैंक है। क्या नाम है इंडिया के सेंट्रल बैंक का? आरबीआई। अब सेंट्रल बैंक को हटा दो, सिर्फ आरबीआई पे फोकस करो, ठीक है। अब आरबीआई के वैसे तो बहुत सारे काम है, लेकिन बेसिक काम उसका क्या है? करेंसी को इशू करना, वो भी करता है आरबीआई। कितने टाइप की करेंसी को इशू करता है? दो टाइप की। कौन कौन सी? इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, जैसे कि तुम्हारे 1 रुपए का सिक्का, 2 का हो गया, 5 का हो गया, 10 का हो गया, ठीक है। और सेकंड टाइप की कौन सी होती है करेंसी? इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। 1 रुपए का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, ठीक है। तो इस करेंसी को कौन इशू करता है? आरबीआई, मतलब कि गवर्नमेंट, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझना, ये स्टेटमेंट याद रखना। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना कि अब जैसे सपोज करो तुमने मेरे को फी दी बाय चेक, अभी तो नहीं दे पाओगे चेक के थ्रू, लेकिन 4 महीने 5 महीने बाद तुमने मेरे को चेक साइन करके दिया, ठीक है, जितनी भी फी तुम्हारी ड्यू थी, ठीक है। अब तुमने मेरे को चेक दिया, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तुम खुश हो गए। तुम नेक्स्ट डे बाय बस गए कहीं ट्रैवल करने, ठीक है। बीच में ढाबे पे एक स्टॉप पे रुके, वहाँ पे तुम्हारा बिल बना 1480 रुपये का, ठीक है। तुमने उसको चेक काट के दे दिया, ठीक है। बड़े मुस्कुराए तुम्हें लगा वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। उसने क्या करा? चेक को तुम्हारे मुंह पे फाड़ा और तुम्हारे मुंह पे फेंक दिया। अब उसने ये क्यों करा और मैंने वो चीज़ क्यों नहीं करी?
इसमें आता है बीच में क्या? भरोसा। इसको बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी। आई बात समझ में? मतलब फिड्यूशियरी मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। जो पैसे ले रहा है और जो पेमेंट कर रहा है, उन दोनों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, तभी बंदा फिड्यूशियरी मनी को एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। अब आप पूछोगे सर जी ऐसा क्यों? तो ऐसा यूं कि अगर मैं चेक लेता हूं तो क्या तुम चेक देख के किसी का भी चेक देख के ये बता सकते हो क्या कि वो असली है या नकली है? जैसे सपोज करो मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए साइन करके दे दिए मेरे चेक पे, मेरे ही चेक पे दिए, असली चेक है ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ, ठीक है। साइन करके भी दे दिए, साइन भी मेरे असली है, तुम्हारे सामने साइन करे हैं, ठीक है। अब तुम चेक को देख के ये बता सकते हो क्या कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए है या नहीं? मतलब इसकी कौन गारंटी लेगा कि तुम्हारा चेक बाउंस होगा या नहीं होगा? आई बात समझ में? तो इसलिए कहा जाता है कि जो फिड्यूशियरी मनी है वो गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, वो पेयर और पेई के बीच में ट्रस्ट, भरोसा अगर होता है तभी वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा फिएट मनी है उसमें भले ही भरोसा हो या ना हो, वो हमेशा यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको मैं देख के बता सकता हूँ कि भैया ये असली है, ये कहीं पे भी चल जाएगा। आया समझ में? अब ये बाकी सारे टॉपिक्स इसी से समझना, फिर आ जाएंगे। लीगल टेंडर, लीगल का मतलब क्या होता है? कानूनी तौर पर। टेंडर का मतलब तुमने पेपर में अगर देखा हो टेंडर निकले, ठेका निकला, इसका ठेका दिया, वो दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, ठीक है। वो वाला ठेका नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाला ठेका, ठीक है। तो लीगल मतलब कानूनी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट देना, ठीक है। कानूनी तौर पे अब पूरे स्टेटमेंट को पूरी चीज को एक स्टेटमेंट में फ्रेम कर दो। कानूनी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट देना किसके लिए? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। फिएट मनी को दिया है क्या? हाँ दिया है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कॉइन्स को, नोट्स को कोई भी बंदा इंडिया में लेने से मना नहीं कर सकता है, तो वो लीगल टेंडर कहलाता है। लेकिन चेक लीगल टेंडर कहलाता है क्या? नहीं कहलाता है। चेक लीगल टेंडर कहलाता है क्या? नहीं कहलाता। आई बात ये समझ में? अब आता है तुम्हारा थर्ड और फोर्थ पॉइंट। अब ये दोनों थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी इसके बेसिस पर ही है। रिजेक्शन मतलब तुम फिएट मनी को, कोई भी इंसान इंडिया का सिटीजन, मैं इंडिया की बात करूंगा बार बार, है ना, कोई भी इंडियन इंडिया में फिएट मनी को लेने से मना कर सकता है क्या? नहीं। अगर वो करेगा तो वो कानून के खिलाफ जाएगा, अनलॉफुल कहलाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन तुम चेक एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। और तुम पे कानूनी कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे? ऑल नोट्स एंड कॉइन्स, और इसके क्या होंगे? सारे के सारे तुम्हारे चेक। अब तो आगे समझ में फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी क्या होता है। फिएट मनी क्या होता है? जिसको किसने इशू करा है? गवर्नमेंट के ऑर्डर अथॉरिटी ने। फिड्यूशियरी मनी क्या होता है? इसको किसी ने इशू करा क्या? नहीं। लेकिन तब भी ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जाता है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ भरोसा बिटवीन द पेयर एंड पेई, ठीक है। ये चीज नहीं लिखनी है, इससे पहले की जो भी कलरफुल स्लाइड्स थी वो लिखनी है, ठीक है। बढ़े आगे। अब पढ़ते हैं तुम्हारा दूसरा फॉर्म्स ऑफ मनी, जो है तुम्हारा फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। इसमें भी एक बार स्लाइड चलने देते हैं। अब देखना इधर, ये उससे भी ज्यादा इजी है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखना दोनों के दोनों मनी है, ऑब्वियस सी बात है, अपन फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब जैसे कि पहले वाला तुम्हारा जो था वो सिक्के की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में, प्रोमिसरी नोट, चेक वगैरह सब कुछ की फॉर्म में था। लेकिन ये जो है ये सिर्फ किसकी फॉर्म में होता है? कॉइन्स की फॉर्म में। इसमें नोट्स भी इंक्लूड नहीं होते हैं, ये चीज याद रखना। चाहे वो फुल बॉडीड मनी हो, चाहे वो क्रेडिट मनी हो, दोनों के दोनों सिर्फ एक ही फॉर्म में होंगे, और वो होंगे इन द फॉर्म्स ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म याद रखना, मनी वैल्यू। दो टर्म याद रखना, मनी वैल्यू और कम्युनिटी वैल्यू। ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में काम आएगी। अब इन महाराजाओं को कहाँ देखा है? याद आया? रिवाइंड करो थोड़ा सा, वीडियो नहीं, खुद का दिमाग रिवाइंड करो। और इनको कहाँ देखा है? इनको तो अभी देखा हुआ है, लेकिन इनको देखो, इनको अपन ने कहाँ देखा था? जिनको याद आ गया बढ़िया, जिनको नहीं याद आया उनको बता दूं, अपन ने पढ़ा था इसको इवोल्यूशन ऑफ मनी के सेकंड टाइप में, जो था तुम्हारा मेटेलिक मनी। ये कब चलते थे? राजा महाराजाओं के टाइम पे। ये कब चलते? अभी के राजा महाराजाओं के टाइम पे, ठीक है। ये अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, ये बाद में चलते थे। अब इनका वापस से क्या काम आ गया?
अभी मैंने तुम्हें दो टर्म्स बताई थी, मनी वैल्यू और कम्युनिटी वैल्यू, ठीक है, इसको हटा दो, इससे समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। अब इससे कैसे समझ में आएगा देखना है। तो इसके ऊपर कितने रुपए लिखे हुए हैं, 1 रुपए, ठीक है। मैं इसको मार्केट में ले गया, अगेंस्ट में मैं कितने रुपए की चीज ला सकता हूं, 1 रुपए की, ठीक है। अब दूसरा केस लो, इससे मैंने 1 रुपए हटा दिए, मिटा दिए, कुछ भी करके मैंने हटा दिए बस, ठीक है, सपोज करो। फिर इसको मैं मार्केट में ले गया, कितने रुपए की चीज ला सकता हूँ, 1 रुपए की ला सकता हूँ क्या, नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता, क्योंकि अब इसकी मनी वैल्यू, अब इसकी मनी वैल्यू 1 रुपए रह गई है क्या, नहीं रह गई। मनी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो रुपए के ऊपर छपा हुआ होता है, या फिर जितने रुपए की अपन उससे सेल और परचेज कर सकते हैं, मतलब कि एक्सचेंज कर सकते हैं, वो उसका क्या कहलाती है, मनी वैल्यू। और कम्युनिटी वैल्यू, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, गुड। तो ये जिससे बना हुआ है उसकी कितनी वैल्यू है, वो कहलाती है तुम्हारी कम्युनिटी वैल्यू। क्योंकि पहले के टाइम पे तुम्हारी मनी वैल्यू कुछ होती ही नहीं थी। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है क्या, मेरे थोपड़े पे कुछ छपा है क्या, नहीं छपा है ना। वैसे इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं छपा हुआ, इसके ऊपर सिर्फ इसकी शक्ल ही छपी हुई है, जो राजा महाराजा ये हुआ करता होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कम्युनिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों क्या हुआ करती थी, सेम, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे कौन ज्यादा होती है, मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कम्युनिटी वैल्यू। अब ये 1 रुपए में तो तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। एग्जांपल ले लो 10 रुपए के सिक्के का, ठीक है। अब वो 10 रुपए का सिक्का जो होता है, उसके अगेंस्ट में तुम 10 रुपए की चीज को खरीद सकते हो। क्यों, क्योंकि उसकी मनी वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन वो बने हुआ जो है, मतलब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, वो जिस तांबे का बना हुआ है, उसकी वैल्यू 10 रुपए है क्या, नहीं। तो जब आज के टाइम पे मनी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू कम्युनिटी वैल्यू। और पहले के टाइम में मनी वैल्यू और कम्युनिटी वैल्यू दोनों क्या हुआ करती थी, सेम। आया ये समझ में, ठीक है। तो फुल बॉडीड का मतलब जहाँ पे मनी वैल्यू और कम्युनिटी वैल्यू दोनों सेम होती है। और क्रेडिट मतलब उधार, ये तुम्हें पता ही है। तो उधार को इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि जिसकी मनी वैल्यू तो ज्यादा है लेकिन जिसकी कम्युनिटी वैल्यू कम है। क्रेडिट मनी आज के टाइम पे चलता है, फुल बॉडीड मनी आज के टाइम पे नहीं चलता है, ठीक है। यही चीज वापस से आ गई, मतलब कि ये तुम्हारा स्क्रीनशॉट है बुक का। इट रिफर्स टू दैट मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइंस हुज कम्युनिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। क्रेडिट मनी इट रिफर्स टू दैट मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइंस हुज मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन द कम्युनिटी वैल्यू, ठीक है। आया इतना समझ में, पक्का, ठीक है।